इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 10 का गणित बिहार बोर्ड कक्षा 10 का गणित का हम पहला चैप्टर सॉल्व करेंगे। पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं और इसमें आपको हम पूरा कंसेप्ट क्लियर करेंगे जिससे आपको चैप्टर समझने में, देखिए वास्तविक संख्याएं 1.4 तक 4 एक्सरसाइज है, एक एक्सरसाइज जो है इसमें सॉल्व करेंगे। टोटल गणित में आपका 15 चैप्टर है और 15 नंबर चैप्टर जो है आपका वो है प्रायिकता, ये 14 नंबर सांख्यिकी है। वास्तविक संख्या का एक एक कंसेप्ट क्लियर करेंगे। इसमें टोटल आपका 5 सवाल है। चलिए हम बेसिक से शुरू करते हैं। आपके लिए लिख लिए हैं ताकि आपका ज़्यादा समय बर्बाद नहीं कर पाएँ और आप ध्यान से समझिएगा। स्क्रीनशॉट लेने से होता नहीं है, हम स्क्रीनशॉट लेने का समय देंगे आपको। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार की तैयारी, बेस्ट तैयारी करना चाहते हैं और बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, लाइक कर दीजिए। देखिए सबसे पहला बात है, वास्तविक संख्याएं दी हुई थी तो हम पहले इसी से शुरू कर दिए। वास्तविक संख्या इंग्लिश में इसको कहते हैं रियल नंबर। देखिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। समझ गए? वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। अब देखिए जैसे √3, 2√5, √15, 4/11, 7/12, 15/17, कुछ भी हम लिख सकते हैं वास्तविक संख्या में। जो भी परिमेय है या अपरिमेय है वही संख्या वास्तविक कहलाएगा। वास्तविक संख्या मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। हम यहाँ पर लिखे निम्नलिखित प्रकार के। तो सबसे पहला है प्राकृत संख्या। देखिए प्राकृत संख्या को इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर और इसको n से डिनोट करते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक जो भी प्लस में होता है ये सारा का सारा प्राकृत संख्या हो गया। आगे आपका आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में होल नंबर कहते हैं। यदि प्राकृत संख्या के समूह में 0 अर्थात शून्य को शामिल कर लिया जाए तो वह पूर्ण संख्या बन जाती है। अब जैसे प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक था, इसी में हमने शून्य को शामिल कर लिया तो ये हो गया पूर्ण संख्या। अब पूर्ण के बाद आता है पूर्णांक संख्या। इसको बोलते हैं इंटीजर नंबर और i से डिनोट करते हैं। धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या एवं शून्य के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब धनात्मक और ऋणात्मक किसको कहते हैं? धनात्मक देखिए जो प्लस में रहता है और ऋणात्मक जो माइनस में रहता है। अब जैसे देखिए यहाँ पर हम प्लस में ले लिए 5, ये धनात्मक हो गया, और ये माइनस में हम 5 ले लिए, ये ऋणात्मक। तो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य के समूह को क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। चलिए पूर्णांक हमारा खत्म हो गया, आगे बढ़ते हैं। आगे आपका है परिमेय संख्या। ध्यान से देखिए परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसको कहते हैं? परिमेय संख्या को इंग्लिश में कहते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर वैसी संख्याएं जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके जहां p और q पूर्णांक हो और q इज़ नॉट इक्वल टू 0 हो, मतलब q बराबर 0 नहीं हो, उसको परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 5, 9, 5/7, 0, -10/9 इत्यादि, ये सारा परिमेय संख्या है। अब 0 में बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि 0 परिमेय है या नहीं। देखिए हम इसको आपको साबित कर देते हैं। 0 लिए, अब 0 परिमेय है या नहीं साबित करने के लिए क्या करेंगे? इसके बट्टा में 1 रखेंगे। सबसे पहली बात क्या आता है कि p/q। देखिए पहला शर्त जो था p/q के रूप का हो सकता है, ये कंप्लीट p/q के रूप में हो गया। अब p बराबर 0 और q बराबर 1। अब बोला क्या गया? जहाँ p और q पूर्णांक हो। अब देखिए पूर्णांक संख्या क्या है? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य के समूह को पूर्णांक कहते हैं। अब बताइए शून्य है और ये देखिए 1, कुछ नहीं तो आगे का चिन्ह क्या होगा? प्लस, तो धनात्मक में है। दूसरा शर्त भी आपका मान लिया। तीसरा शर्त क्या कहता है? q इज़ नॉट इक्वल टू 0। q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। देखिए q बराबर कितना है? 1 है। तो तीसरा शर्त भी मान लिया, अर्थात 0 एक परिमेय संख्या है। अर्थात किसी संख्या के बट्टा में अगर 0 आ जाए तो ये अपरिमेय संख्या, ठीक है, और बट्टा में 0 नहीं आए तो वो परिमेय संख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका परिमेय है और परिमेय के बाद आपका जो है वो है अपरिमेय। अपरिमेय संख्या लास्ट है। देखिए अपरिमेय संख्या इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। वह संख्या जिसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके अथवा जो परिमेय नहीं हो उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं। अब परिमेय और अपरिमेय तो आप जान गए। अब आगे जो है आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आता है। तो उससे पहले हम एक भाग लिए हैं, एग्जाम्पल लिए हैं। इससे क्या होगा? आपको वो कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए 5 से 22 में भाग देते हैं तो 4 बार में लगा 20 आया और 2 शेष बचा। ये 5, ये 4 और ये 2 और ये 22, इस सब का क्या नाम है? देखिए भाज्य बराबर आप बचपन में पढ़े होइएगा। भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक
गुने भागफल और जोड़ शेषफल। देखिए भाज्य कहते हैं ये ए को, ए अंग्रेजी में संकेत करते हैं इसको, ए मतलब भाज्य। ये देखिए 22 जो है क्या है, भाज्य है ए। और भाजक बी को कहते हैं, बी ये 5 भाजक है। भागफल कहते हैं क्यू को, ये 4 जो है ये भागफल हो गया। और शेषफल कहते हैं आर को, ये 2 क्या हो गया, शेषफल। अभी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो प्रमेय है वो क्या कहता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, मतलब भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। जहाँ क्या होना चाहिए, जहाँ ये देखिए हम 5 से 22 में भाग दे रहे हैं और शेष 2 आया, तो 2 देखिए क्या है, 5 से कम है, 5 से कम। शेष जो होगा हमेशा भागफल से कम होगा। शेष 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 0 से बड़ा और बराबर आर। आर किसको कहते हैं, शेष को कहते हैं। 0 से बड़ा और बराबर आर, और आर से बड़ा क्या होगा, बी, और बी किसको कहते हैं, भाजक। शेष से बड़ा होता है ना भाजक। चलिए इतना आप समझ लिए तो समझिए आपका चैप्टर सॉल्व है। अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लाइक कर दीजिए। चलिए आपका अब सवाल लाते हैं। आपका सवाल जो है ध्यान से देखिए, सवाल आपका क्या है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। इसमें 135 और 225, 196 और 38,220, 867 और 255 दर्शाया गया है। चलिए करते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा सवाल ले लिया गया है, सबसे पहला 135 और 225। बनाने का जो तरीका है बहुत आसान तरीका है, आपको समझना पड़ेगा और तुरंत आप सीख जाइएगा। देखिए सबसे पहले 225 को हम लिखेंगे, सॉल्व करते हैं। 225, अब 225 क्यों लिखे, क्योंकि HCF बनाने का जो सूत्र होता है आपको पता है, बड़ा संख्या में छोटा से भाग देते हैं। बड़ा संख्या 225 है 135 में, और बराबर में 135 लिखेंगे। आप बेसिक में हो तो आप थोड़ा सा कैलकुलेशन करके बनाइए, हम आपको बताते हैं कैसे बनाना है। देखिए आप समझिए 225 है तो 225 में 135 से भाग देना है, तो 135 से भाग देना है 225 में। देखिए भाग देते हैं 225 में 135 से भाग देते हैं 225 में। एक बार में लगेगा कितना, 135 से तो एक बार में लगेगा तो 225 में 135 से भाग दीजिए, एक बार में लगेगा 135। 5 से 5 0, 2 से 1 बचा लगा, 12 से 3 9, और ये 1 कट जाएगा। कितना बचा, 90 बचा। आपको सिखाते हैं, देखिए इतना जो बचा है, कितना बचा, 135, भागफल 1 आया और शेषफल 90 आया। इसको हम कैसे लिखेंगे, 135 है, भागफल को इससे गुना कर देंगे, भागफल 1 आया, 1 से गुना कर दिए, और शेष हमारा देखिए 90 आया और शेष को जोड़ दिए। आप याद कीजिए ये भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जो शेष, इस प्रकार से, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। तो इस प्रकार से यहाँ पर लिख करके आप यहाँ पर दर्शा सकते थे। चलिए अब इसमें क्या करना, पहले 225 में 135 से भाग दिए, एक बार में लगा और शेष 90, शेष को जोड़ दिए, जितना बार में भाग लगाए उससे गुना कर दिए। अब 135 और 90, 135 से भाग दिए थे इसमें, अब 135 को रखेंगे यहाँ पर, 135 को रखें और 135 में 90 से भाग देना है। समझ गए, देखिए आपको समझाते हैं। 90 से भाग देना है 135 में, देखिए 90 से भाग देंगे 135 में, तो 135 में 90 से भाग देंगे, एक बार में लग जाएगा 90। अब 5 से 0 को घटाएंगे तो 5, और यहाँ पर 13 से 9 को घटाएंगे 4, शेष कितना बचा, 45। अब आप ही बताइए क्या करते हैं, भागफल से गुना करते हैं। भागफल 1 आया तो 1 से गुना करेंगे, और शेषफल 45 आया तो 45 जोड़ देंगे। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, फिर इस 90 को लिखेंगे और भाग तब तक करेंगे जब तक शेष 0 ना बचे। 90 को अब 45 से भाग देंगे। अब 45 से 90 में भाग देंगे, ध्यान दीजिए 45 से 90 में भाग देंगे तो क्या करेंगे, 90 में 45 से भाग देंगे, तो 45 से 2 बार में लग जाएगा 90, 2 बार में देखिए कितना होता है, 90 होता है और कट जाता है, तो शेष 0 आया। शेष 0 आया तो हम इसको यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं, 45 गुना 2 अब प्लस शेष 0 आया तो 0 लिख देंगे। अब शेष 0 आ गया, तो अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करना है, अब आपका HCF आ गया। हम यहाँ पर लिख देंगे 135 और 225।
135 और 225 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से कितना, देखिए लास्ट बार में 45 से भाग दिए थे, 45 प्राप्त हुआ। तो देखा आपने किस प्रकार से पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। चलिए दूसरा प्रश्न सॉल्व करते हैं। दूसरा प्रश्न जो है बहुत आसान है, एक बार में भाग लग जाता है। देखिए अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न इसी प्रकार से है, इसको सॉल्व करेंगे। 196 और 38,220 में बताइए कौन बड़ा है, 38,220। तो 38,220 और इसमें हम इसको बराबर में लिखेंगे 196। अब 196 से इसमें भाग देंगे तो लगेगा कितना बार में। ये सवाल जो है अक्सर स्टूडेंट को परेशान करते हैं कि कितना बार में भाग लगेगा, और हम आपको इसका सॉल्यूशन बताते हैं। बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखिए 38,220 में 196 से हम भाग देंगे। देखिए ध्यान दीजिए 38,220 में, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 196 और इससे भाग देंगे 38,220 में। आप देखने की कोशिश कीजिए, 38,220 में हम 196 से भाग दे रहे हैं, एक बार में लगेगा 196। भाग देना है जैसे आपको भाग आता है, एक बार में लगेगा तो 2 से 6 घटेगा नहीं, 12 से 6 गया, 12 से 6 गया, 6 बचता है, 6 बचा, यहाँ पर 6 होगा, 12 से 6 गया 6। उसके बाद यहाँ देखिए 7 बचता है, 7 से 9 घटेगा नहीं, 1 पे चलेगा, 17 से 9 गया 8 और 2 से 1 186। अब इस पर 2 को रख देंगे, 2 को 9 बार में लग जाएगा। कितना बार में लगेगा, 9 बार में। देखिए 6 नंबर 54 का 4 बाकी 5, 19 नंबर 171, 5 176, 1764 होता है। अब आप भाग दीजिएगा 4 5 6 7 8, तब आपको 9 हम किए हुए हैं इसीलिए हमको पता है 9 बार में। तो 12 से 4 8, फिर यहाँ पर देखिए ये 6 है, 1 पैसा लेगा क्योंकि 1 पैसा इसे लिया है, 5 1 15 से 6 गया 9। उसके बाद 17 से ये कट जाएगा, 0 उतारेंगे। अब 5 बार में 980 कट जाएगा, एक ही बार में। देखिए 195 बार में शेष 0 आ गया। ठीक है, चलिए लिख लेंगे। अब लिखेंगे कैसे वो समझिए। लिखेंगे कैसे, 196 से भाग दिए 195 बार में, शेष हमारा 0 प्राप्त हो गया। तो HCF क्या होगा, 196 होगा। हम यहाँ पर लिखेंगे 196 और 38,220 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से कितना प्राप्त हुआ, 196 प्राप्त हुआ, 196 प्राप्त हुआ। ये भाषा ही आपको नंबर दिलवाएगा बोर्ड एग्जाम में। दूसरा सवाल सॉल्व हुआ आपका। चलिए तीसरा सवाल जो है वो आपका है 867 और 225। तीसरा सवाल आपका है 867 और 255 है, 255। अब इसमें देखिए बड़ा कौन है, 867 है, 867 को लिखेंगे और इसमें 255 से भाग करेंगे। फिर वही काम, भाग कीजिए 255 से। तो 255 से 867 में भाग करेंगे, 255 से 867 में, तो 3 बार में तो लग जाएगा 3 बार में। चलिए 3 बार में लगाते हैं। 5 तिया 15 बाकी 1, 25 तिया 75, 1 76, 7 से 5 2, 6 से 6 0, 7 से 8, 102 बचता है। तो अब यहाँ पर आपका देखिए, आपको बताए थे यहाँ पर भागफल आया है 3 और शेषफल आया है 102। तो भागफल आया है 3 तो 3 से गुना करेंगे और शेषफल 102 आया है तो शेषफल को जोड़ देते हैं। अब 255 को लिखेंगे और इसमें भाग देंगे 102 से, 102 से। तो 102 से भाग देंगे, यहाँ पर देखिए 102 आया हुआ है। अब 102 से भाग देंगे किसमें, 255 में। तो 102 से भाग देंगे 255 में। भाग दीजिए, 2 बार में लग जाता है। 2 बार में कितना, 204, 204 आया। 5 से 4 1,
5 से 0, 5, 2 से 2 कटा, 51 शेष और भागफल 2 आया। 51 शेष और भागफल 2 आया तो भागफल से गुना करते हैं और शेष को जोड़ देते हैं। अब 102 बचा है तो 102 में भाग देंगे 51, 51 से 2 में गुना कीजिए, 51 दूना 102 होता है, शेष 0 बचेगा। तो यहाँ पर देखिए सॉल्व हो गया। फिर इसी प्रकार से भाषा लिखेंगे 867 और 255 का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अर्थात महत्तम समावर्तक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से कितना प्राप्त हुआ? 51, लास्ट 51 है तो 51 प्राप्त हुआ। आप दर्शा सकते हैं 867 और 255 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से 51 प्राप्त हुआ। तीनों सवाल का आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब आपको 1 नंबर का सवाल सॉल्व हो गया। अब सवाल नंबर आपको दूसरा बताते हैं। दूसरा सवाल हमारा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। चलिए सॉल्व करते हैं। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर पूछा दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, तो कौन सा धनात्मक विषम पूर्णांक मालूम नहीं है, मान लेंगे। माना कि बराबर x या a मान लेंगे। हम a मान लेते हैं। अक्सर a माने इसीलिए क्योंकि अक्सर a ही माना जाता है, तो a मान लिए। आप कुछ भी मान सकते हैं, इसमें कोई गलती नहीं होगी। कुछ भी मान सकते हैं, ABCD XYZ कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर a, तो b बराबर अब ये b क्या है? तो आपको हम बताए थे, आप ध्यान दीजिए, आपको हम बताए थे, इसमें क्या बताए थे, ध्यान दीजिए। अभी आपका देखिए बेसिक काम आ रहा है ना। आपको क्या बताए थे, a यहाँ पर भाज्य है तो भाज्य हम a मान लिए। भाजक को ना b कहते हैं, तो भाजक को b कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 क्या है, 6q + 1 के रूप का हो सकता है। तो 6q है, a बराबर यहाँ पर देंगे तो ये 6 हमारा b हो गया। क्योंकि देखिए क्या होता है, भाज्य बराबर भाज्य अगर a माने तो क्या होता है, भाजक गुना भागफल प्लस शेष। तो ये भाजक है, ये 6 क्या है, भाजक है और भाजक को b बोलते हैं। तो b बराबर क्या होगा, 6 होगा। तो b बराबर 6 अर्थात r बराबर अब क्या होगा, अर्थात r शेषफल, r को शेषफल ही ना बोलते हैं, अर्थात r शेषफल बराबर शेषफल। r को शेष बोलते हैं और आपको पता है r जो होता है हमेशा b से छोटा होता है, शेष क्या होता है, भाजक से छोटा होता है। भाजक 6 है तो शेष क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4 और 5 हो सकता है। इसके बाद नहीं, 5 के बाद 6 आता है। और जो देखिए शेषफल जो होता है भाजक के बराबर कभी नहीं होता है, भाजक से छोटा, भाजक से हमेशा छोटा ही रहता है। तो शेष ये हो गया। अब देखिए आगे का प्रोसेस क्या है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, हो सकता है इसमें यहाँ तक आप आ गए, इसके ब्रैकेट में आप दे सकते हैं ये बात लिख सकते हैं, क्योंकि शेष जो होता है 0 से बड़ा या बराबर और उस भागफल से क्या होता है, छोटा होता है। तो बड़ा और बराबर हो गया। अब देखिए अब क्या करना है, अब शेष यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4, 5 से 5 लिया गया है। तो हमको बोला है धनात्मक विषम पूर्णांक। सब देखिए धनात्मक है, प्लस है ना, विषम इसमें से कौन कौन सा है, 1 है, 3 है और 5 है। तो सबसे पहले r बराबर 1 के लिए चलेंगे, r बराबर 1 के लिए, r बराबर 1 के लिए तो क्या होता है, a बराबर BQ + r। तो a बराबर b का मान देखिए 6 है तो 6q अब प्लस r बराबर 1 के लिए चले तो +1, ये इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब बताइए 6q + 1 क्या है, विषम है कि सम है, वो आपको हम यहाँ पर समझाते हैं। 6q + 1 क्या है, देखिए 6q + 1 जो है विषम है या सम है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ले लेंगे 6q + 1,
क्यू के जगह पर कुछ भी रखिए, क्यू के जगह पर हम रख दिए, चलिए 2 सम संख्या है और प्लस 1, 6 दूना 12 कितना होगा 13। सम संख्या रखे तो विषम आया। अब यहाँ पर हम 3 रखते हैं, 3 विषम है, प्लस 1, 6 त्रिक 18 1 19 विषम। क्यू के जगह पर सम रखिए या विषम रखिए, प्राप्त क्या होता है, विषम ही होता है, अर्थात ये क्या है, ये विषम है, 6q + 1। अब चलेंगे r बराबर, देखिए 1 विषम था, अब देखिए 3 भी विषम है, 3 के लिए r बराबर 3 के लिए, तो a बराबर होता है bq + r। अब देखिए a बराबर होता है bq + r, तो b का मान हमारा कितना है 6 है, तो 6q + r का मान 3 के लिए चले हैं तो 3, 6q + 3 समीकरण 2 मानेंगे इसको। अब बताइए ये विषम है या सम है, 3 के लिए चले, जांच कर लेते हैं, ध्यान से देखिए, जांच कर लेते हैं। 6q + 3 आया, तो देखिए 6q + 3, q का मान जो है पहले सम रखिए, 2 रखते हैं, अब +3, तो 6 दूना 12 3 15, विषम रखे विषम आया, उसके बाद 3 रखते हैं, सम रखे तो विषम आया, 3 विषम में रखते हैं और 3 जोड़ दीजिए, 6 18 3 21, फिर वही आया, और इसी प्रकार से बढ़ते जाएगा। मतलब सम रखिए या विषम रखिए, आने वाला क्या है, विषम ही है। तो चलिए विषम आएगा ये दूसरा, और तीसरा जो है, तीसरा r के लिए, r बराबर हम चलेंगे 5, r बराबर 5 के लिए, तो r बराबर 5 के लिए चलेंगे। देखिए r बराबर 5 के लिए, तो r बराबर अगर हम 5 रखें तब क्या होगा, फिर वही चलेंगे, a बराबर bq + r, a बराबर bq + r, b का मान 6, q r का मान कितना 5, समीकरण 3 इसको रख देंगे, समीकरण 3। अब देखिए 6q + 5 ये सम है या विषम, ये भी आपको बताना है, तो आपको चलिए हम बताते हैं सम है या विषम। देखिए सम है या विषम, 6q + 5, तो 6q + 5, q के जगह पर कोई संख्या रखिए, हम 5 रखते हैं विषम संख्या और प्लस में ये 5 लिखें, 6 पंचे 30 5 35, बताइए विषम प्राप्त हुआ। 6 रखते हैं प्लस 5, 6 36 5 41, विषम प्राप्त हुआ। तो सम रखिए विषम, विषम ही प्राप्त होता है, मतलब ये भी क्या है, विषम है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1, आगे कर लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए समीकरण 1 2 एवं समीकरण 3 से पता चलता है कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक कितना 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का हो सकता है, चलिए, और इस प्रकार से आपका ये दूसरा सवाल सॉल्व हुआ। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कभी कभार 2 नंबर में तो कभी कभार 5 नंबर में भी पूछ दिया जाता है, स्क्रीनशॉट कीजिए। चलिए जानते हैं 1.1 का तीसरा क्वेश्चन हमारा आप देख सकते हैं क्या है। तीसरा क्वेश्चन है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना बोलते हैं आर्मी की सेना जो है, उसकी एक टुकड़ी है और उसको 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना। आर्मी का जो बैंड है उसके पीछे 32 सदस्य उसमें रहना चाहिए और उसके पीछे चलना है, मार्च करना है, मार्च पैदल यात्रा करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। कुल सैनिक 616 और 32 सदस्य का एक लाइन होगा, फिर दूसरा लाइन 32 सदस्य का। तो बताइए बराबर स्तंभ रहना चाहिए, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। मतलब स्तंभ कितना लाइन बन सकता है वही पूछा जा रहा है। चलिए कितना लाइन बन सकता है ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम सवाल को दर्शा लेंगे। सवाल क्या बोल रहा है कि आर्मी सदस्यों, किसी परेड में सदस्यों की संख्या कितना है 616। 3 नंबर सवाल, परेड में सदस्यों की संख्या
परेड में सदस्यों की संख्या बराबर 616। उसके बाद 32 सदस्य वाले एक बोल रहा है इसमें 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। तो यहाँ पर बोल रहा है एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्य वाली एक आर्मी बैंड के पीछे, तो 32 सदस्यों वाली टुकड़ी में मार्च करना है। 32 सदस्यों वाली टुकड़ी में मार्च करना है, यहाँ पर बड़ी दे देंगे, मार्च करना है। तो अधिकतम स्तंभों की संख्या ज्ञात करना है। तो अधिकतम स्तंभों की संख्या बराबर, तो अधिकतम स्तंभों की संख्या बराबर क्या होगा, 616 और 32 का HCF निकालना पड़ेगा। क्या होगा, HCF महत्तम समवर्तक। किसी भी विधि से निकाल सकते हैं। चलिए निकाल लेते हैं हम, यहाँ 32 होगा, निकाल लेते हैं। एल्गोरिथम दिया गया, एल्गोरिथम विधि से ही निकाल लेते हैं। 616 बराबर 32। अब आप सीखिए, आपको सिखा चुके हैं कैसे निकालना है। तो 32 से 616 में भाग देना है, 32 से 616 में भाग देना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 32 और इससे भाग देना है 616 में। ठीक है, कितना बार में लगेगा, एक बार में 32। 11 से 2 9, 5 से 3 2, 29 बचा, फिर 6 उतारेंगे। अब देखिए इसमें कितना बार में लगेगा, तो 10 9 बार में लगेगा, 10 बार में नहीं। 32 नंबर 9 2 9 18 1 8, बाकी 1 3 नंबर 27 1 28, 16 से 8 बचता है। यहाँ पैसा ले लिए तो कटिए जाएगा, 8 शेष बचा। भागफल 19 और शेषफल 8 आया। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे भागफल 19 और शेषफल 8 आया। तो भागफल को क्या करते हैं, गुना करते हैं, शेषफल 8 आया। फिर 32 को लिखेंगे और 8 से भाग देंगे, कितने बार में कट जाएगा, 4 बार में, शेष 0 आएगा। तो 616 और 32 का HCF कितना आया, HCF बराबर 8, अर्थात 8 स्तंभों में वे मार्च कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा सवाल आपका सॉल्व हुआ। चौथा सवाल जो है बिल्कुल दूसरा सवाल की तरह है। ठीक है, अब चौथा सवाल हम सॉल्व करते हैं, पहले बोला क्या गया है वो समझते हैं। ठीक है, देखिए चौथा सवाल जो आपका है, ध्यान से देखिए, चौथा सवाल जो आपका है, चौथा सवाल बोला गया है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। अब इसमें क्या बोल रहा है कि कोई धनात्मक पूर्णांक, उसमें विषम बोला, यहाँ पर कोई धनात्मक पूर्णांक और उसका वर्ग m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। चलिए दर्शाते हैं, आप लाइक कर दीजिए। आपको पता है सबसे पहले क्या करते हैं, मानते हैं। तो मान लेते हैं, माना वह धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या पूछा, m के लिए, तो m ही लिख लिए। वह धनात्मक, माना नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक हमको m के लिए बताता है। तो धनात्मक पूर्णांक बराबर m। अब बताइए b बराबर क्या होगा, b बराबर क्या होगा। तो b बराबर हमारा कितना होगा, इसमें बोला जा रहा है 3m या 3m+1। तो आपको बताए थे a बराबर b³ r होता है। देख लीजिए यहाँ पर 3m या 3m+1, तो 3m या 3m+1, तो इसको आप लिख सकते हैं b³ r। b मतलब ये भाजक, q मतलब भागफल, प्लस r मतलब शेष। तो भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, तो b बराबर कितना होगा, 3 होगा। b बराबर 3, धनात्मक पूर्णांक बराबर m, b बराबर 3। तो शेषफल ही बोलते हैं। तो शेषफल r बराबर क्या होगा आप बताइए।
तो शेषफल r बराबर क्या हो सकता है, भागफल से छोटा ही होगा, 3 है तो 0, 1 और 2 हो सकता है। क्यों? क्योंकि r जो है 0 से बड़ा या बराबर और किससे छोटा होगा, b से छोटा होगा। r 0 से बड़ा और बराबर और लेकिन b से छोटा होगा। b क्या है, भाजक है, भाजक से छोटा होगा। चलिए अब चलेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से, तो प्रमेय से क्या चलेंगे, r बराबर 0 के लिए, r बराबर 0 के लिए a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है ना, ये विभाजन एल्गोरिथम आपको शुरू में ही बताया, a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो a यहाँ पर हम क्या माने हैं, m माने हैं, m बराबर b का मान कितना है, 3 है, 3 q और प्लस r कितना 0 लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3q आ जाएगा, 3q आ जाएगा। अब बताइए 3q आ जाएगा, अब m बराबर हमारा 3q आया, लेकिन आपको पता है क्या बोला, वर्ग करने पर। तो यहाँ पर हम कर देंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब देखिए वर्ग करेंगे तो m का स्क्वायर और 3q का स्क्वायर, 3q का स्क्वायर, m का स्क्वायर तो m स्क्वायर और 3q का स्क्वायर हो जाएगा 9q स्क्वायर, या हम इसको लिख सकते हैं 3 गुना 3q स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 3 या 9q स्क्वायर हो जाता है। अब यहाँ पर हम इसको मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं, माना 3q स्क्वायर बराबर m, 3q स्क्वायर बराबर m मान लेते हैं। तो अब बताइए m स्क्वायर बराबर क्या होगा, 3 और 3q स्क्वायर बराबर m मान लिए तो m हो गया, समीकरण 1। ठीक है, चलिए अब दूसरा किसके लिए, 0 के लिए चले, अब 1 के लिए चलते हैं, 1 के लिए चलते हैं। चलिए फिर वही लिखेंगे विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से, r बराबर 1 के लिए, इसमें सिर्फ लैंग्वेज है और कुछ नहीं है, आपको ध्यान देना है। देखिए r बराबर 1 के लिए तो क्या होगा, a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो a बराबर, a हम m को माने हैं ना m को, तो m बराबर b का मान कितना है, 3 है, 3q प्लस r का मान 1 है तो 1, m बराबर 3q प्लस 1, ये हम इसको समीकरण 2 नहीं मानेंगे। क्यों, अब वर्ग भी करना तो है, तो वर्ग करने पर, ये अक्सर 5 नंबर में पूछा जाता है, वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, बराबर के इस पार भी और उस पार भी। तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे, m स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, m स्क्वायर बराबर a प्लस बी के होल स्क्वायर पर टूटेगा, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2a इंटू, ये गुना होगा, b का मान देखिए 1 है और प्लस b स्क्वायर, b का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर, m स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस 2 या 6q प्लस 1। ठीक है, इस प्रकार से अब इसमें हमको क्या करना है वो समझते हैं। देखिए 9q स्क्वायर है, ठीक है, 9q स्क्वायर है, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें और इसमें देखिए 6 और 9 में 3 कॉमन आ रहा है, m स्क्वायर बराबर लिखेंगे 3 इंटू 3q स्क्वायर, इस प्रकार से लिख सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर प्लस, यहाँ पर देखिए इसमें से 3 ले लेंगे तो 2 बचेगा, 3 3 दूना 6q प्लस 1, इस प्रकार से। अब देखिए 3 या 9 q स्क्वायर, 3 दूना 6q है ना। अब इसमें हम क्या करेंगे, मान लेंगे, माना 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m, क्या मान लेंगे m, तो हमारा हो जाएगा m स्क्वायर बराबर 3 और ये सबको m माने हैं तो m प्लस 1 हो गया, समीकरण 2 मान लेंगे। सवाल में भी तो यही बोल रहा है, सवाल में आपका देख लीजिए क्या बोल रहा है, 4 नंबर में m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है,
टू का चर्चा ही नहीं किया गया है, तो हम टू का चर्चा हम भी नहीं करेंगे। हम यहाँ पर अब डायरेक्ट लैंग्वेज लिख लेंगे। लैंग्वेज क्या लिखेंगे? समीकरण 1 यहाँ पर लिखना पड़ेगा। समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से यह पता चलता है कि कोई धनात्मक पूर्णांक। समीकरण 1 और समीकरण 2 से यह पता चलता है कि कोई धनात्मक पूर्णांक 3m या 3m+1 के रूप का हो सकता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देखिए, आपको चौथा सवाल हम समझा दिए। चलिए पांचवा सवाल समझते हैं। ये देखिए पांचवा सवाल क्या बोल रहा है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। बिल्कुल सेम इसमें 4 नंबर के जैसा। 4 नंबर में हम क्या माने थे? स्क्वायर वाला था और इसमें क्यूब वाला, बस उसी प्रकार से करेंगे। चलिए आपको करके समझाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना वह धनात्मक पूर्णांक बराबर m, तो b बराबर, अब क्या बोला? कोई भी धनात्मक पूर्णांक 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का हो सकता है। किसी धनात्मक पूर्णांक का घन पूछा गया, ध्यान से समझिए। अब देखिए क्या था? 9m या 9m+1 था, तो ये 9 क्या हुआ? b हुआ, m q हुआ और ये 1 क्या हुआ? r हुआ। तो b बराबर क्या लिख सकते हैं? 9 लिख सकते हैं। चलिए लिख देते हैं। तो b बराबर हम क्या लिखेंगे? 9 लिखेंगे। तो b बराबर 9। अब b बराबर 9 लिख दिए तो शेषफल r बराबर क्या हो सकता है? 0 हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 तक हो सकता है। क्यों? क्योंकि शेष जो होता है 0 से बड़ा या बराबर और भाजक से छोटा होता है। अब चलिए r बराबर 0 1 2 3 4 7 8 तक हो सकता है। हमको क्या लाना है? हमको लाना है m 9m या 9m+1 या 9m+8 का रूप का हो सकता है, ये लाना है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। चलिए यहाँ पर चलेंगे तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि या प्रमेय से r बराबर 0 के लिए, चलेंगे। तो r बराबर 0 के लिए चलेंगे तो क्या होता है? a बराबर bq+r होता है, bq+r। तो a हम माने हैं m को, m बराबर b का मान कितना? 9 q प्लस r का मान कितना? 0। तो m बराबर हो जाएगा 9q। अभी नहीं हुआ, अब क्या करना है? घन। क्या कर रहा है? घन करने पर। तो लिख देंगे दोनों तरफ घन करने पर। अब देखिए m का क्यूब बराबर 9q का क्यूब कर लेंगे, ठीक है। अब m का क्यूब किए, 9q का क्यूब कर लिए। अब यहाँ आगे क्या करना, आगे का प्रोसेस समझिए। इधर जगह बचा हुआ कर लेते हैं। m का क्यूब बराबर 9 नमा, यहाँ पर इसको 9 क्यूब है, 9q का क्यूब, तो इसको लिख सकते हैं 9 नमा 81 क्यूब गुना 9q स्क्वायर, तब ना होगा। अब देखिए m क्यूब बराबर, इसको हमें यहाँ पर क्या करेंगे? 9, ये 9q को इधर भेज देते हैं, 81 q का क्यूब ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि क्यूब कीजिएगा 9 का तो 9 नमा 81 और 1 नमा 9 और 8 नमा 72, 729 होता है। हम इसको 9 गुना 81 का क्यूब कर दिया। अब 81 का क्यूब को हम मान लेते हैं m, तो माना 81 क्यूब का क्यूब बराबर m मान लिए। तो m क्यूब बराबर क्या आएगा? 9, 81 क्यूब, इसको m मान लिए तो m आ गया, 9m आया। समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। समीकरण 1 मान लिए हम।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका जो है दूसरा चलेंगे r बराबर 1 के लिए, बराबर 1 के लिए, r बराबर 1 के लिए चलेंगे। ध्यान दीजिए, r बराबर 1 के लिए चलेंगे तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो a को हम माने हैं m बराबर b बराबर 9 है, 9 है ना, 9 क्यू, r का मान 1 है तो 1। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ घन करने पर, अब दोनों तरफ घन करेंगे, m का क्यूब बराबर 9 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब हो जाएगा। तो चलिए a प्लस बी के होल क्यूब पर तोड़ देते हैं। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b होता है, तो b यहाँ पर 1 है, प्लस 3a बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, इसी पर तोड़ देंगे। m क्यूब फॉर्मूला आपको याद रहेगा, कैलकुलेशन आप आसानी से कर पाओगे, ठीक है। m क्यूब बराबर 9 नमा 81 नमा 729 क्यूब का स्क्वायर, 1 का क्यूब 1 प्लस 3 नमा 27, ये देखिए 9 नमा 81, यहाँ पर भी वही होगा 729 क्यू स्क्वायर 9 या 27 क्यू। इसमें आपको क्या करना है, आपको समझिए, इसमें m क्यूब बराबर 729, यहाँ 729 ए क्यूब होता है, ए क्यूब 729 का क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर भी था और 3ab स्क्वायर, 729 मिल रहा है। तो यहाँ पर 729 ये 27 है, इन तीनों में से 9 कॉमन ले सकते हैं तो 9 कॉमन ले लेंगे, 9 कॉमन ले लेंगे और इसको हम लिख देंगे 9 कॉमन लेंगे ना, तो यहाँ पर आएगा इसमें 81 क्यूब का क्यूब, उसके बाद प्लस इसमें भी आएगा 81 क्यूब स्क्वायर और 27 में भी से 9 ले लेंगे तो 3 बचेगा 3 क्यूब, ठीक है। अब प्लस इस 1 को डायरेक्ट ही छोड़ देंगे, कॉमन लिए इससे और इससे, ये 1 को छोड़ दिए। अब देखिए 81 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू बराबर m मान लेते हैं, माना 81 क्यू का क्यू प्लस 81 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू बराबर m मान लिए। तो अब क्या हो जाएगा, m क्यू बराबर 9, इसको m मान लिए तो 9m प्लस 1, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। एक स्टेप और बढ़ाना है, एक स्टेप क्या बढ़ाना है, तीसरा r बराबर 2 के लिए। तो r बराबर 2 के लिए चलेंगे तो a बराबर बी क्यू प्लस r होता है, a बराबर बी क्यू प्लस r, b का मान 6 है तो 6 क्यू, r का मान 2 है, a को m माने हैं तो m बराबर इतना आया। सेम चलेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो m का वर्ग m क्यूब, अब देखिए और 6 क्यूब नहीं 9 क्यूब था, 9 क्यूब, तो 9 क्यूब का प्लस 2 है तो 9 क्यूब और प्लस 2 का होल क्यूब हो जाएगा। तोड़ देंगे, देखिए m क्यूब बराबर a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a बी स्क्वायर, ठीक है। सूत्र पर तोड़ दिए, m क्यू बराबर 9 नमा 81 नमा 729 का क्यूब, 2 का क्यूब कीजिए, 2 4 2 8, 9 का स्क्वायर 81, 81 तिया 729 क्यूब स्क्वायर, और उसके बाद 29 ये 2 गुना में रह गया, चलिए गुना बाद में कर देंगे, प्लस 9 तिया 27 ये 2 4, तो 27 क्यूब गुना 4, एक स्टेप और बढ़ेगा 729। इसमें देखिए कैलकुलेशन है, बाकी भाषा है। 8 प्लस 729 को 2 से गुना कीजिए, 2 नमा 18 का 8, बाकी 1 और 72 दूना 144, 1 145, 1458 क्यू स्क्वायर 272। तो देखिए यहाँ पर 9 तिया 27 है, 72 नहीं, 9 तिया 27 क्यूब, 27 चौक 7 चौक 28, बाकी 2 चौक 8 2 10, 108 क्यूब। इन सब में देखिए क्या कॉमन आने वाला है, इन सब में जो है m क्यूब बराबर 9 सिर्फ कॉमन लेंगे, 9 कॉमन लेंगे 729 में से, 81 क्यूब का होल क्यूब, 8 में कुछ नहीं करेंगे, 1458 में भी 9 कॉमन लेंगे, तो 9 कॉमन लीजिए, 9 कॉमन लेंगे तो 9 एकम 9, 5 9 6 54 और 9 दूना 18, 162 क्यू स्क्वायर बचेगा। इससे 9 कॉमन लेंगे तो 9 एकम 9 और 9 दूना 18 12 क्यूब बचेगा।
प्लस 8 है तो 8। अब देखिए 81 क्यू का होल क्यू प्लस 162 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू, इसको m मान लेंगे। मान लेते हैं, माना 81 क्यू का होल क्यू प्लस 162 क्यू का स्क्वायर प्लस 12 क्यू बराबर m। तो क्या हो जाएगा, m क्यूब बराबर 9m प्लस 8 आ गया। तो इसको मान लेंगे समीकरण 3। तो आप देखिए समीकरण 3 में ये, समीकरण 2 में ये आया, और समीकरण 1 जो है आपको देखिए ये आया। तो समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 से हमें क्या पता चलता है, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 से हमें कोई धनात्मक पूर्णांक का घन कितना 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का हो सकता है। समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 से हमें पता चलता है कि कोई धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का हो सकता है। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में 1.1 प्रश्नावली का 5 सवाल सॉल्व किया। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो।